हेलो, हेलो, हेलो। ओके, सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं यार आप सब? वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हैं यार आप सब? एक बार जल्दी-जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या हाल-चाल है, कैसी पढ़ाई-लिखाई चल रही है? और तो यार, जैसा कि हमने शुरू कर दिया था अपना जो क्लास 12th बच्चों के लिए बैच था एनसीईआरटी डिकोडर का वर्जन 2.0, तो आज हम लेने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 1। आज से अपना एनसीईआरटी डिकोडर का वर्जन 2.0 जो क्लास 12th बच्चों के लिए हमने स्पेसिफिकली लॉन्च किया था और नीट वालों बच्चों के लिए भी। तो आज से हम शुरू करते हैं यार इसका पहला लेक्चर। इसके बाद अब कंटिन्यू इस चैनल पर लेक्चर आती जाएंगी और सारी की सारी अपडेट आपको मिलती जाएंगी। तो यार लेक्चर शुरू होने से पहले आज पहला लेक्चर है, मैं कुछ आपको इसके बारे में ओवरव्यू दूंगा और कुछ प्लानर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है एनसीईआरटी, किस तरीके से क्या हम करने वाले हैं। कुल मिला-जुला करके हम एक ओवरव्यू देने वाले हैं आपको कि कैसे आपको पढ़नी है एनसीईआरटी को और किस तरीके से इस चैनल पे पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाने वाली है। तो चलिए यार समझते हैं कि किस तरीके से आपको इस चैनल पे सारे के सारे कंटेंट मिलते जाएँगे। तो इस चैनल पे पहले तो आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी और इसकी जो भी यार पीपीटी है, जो भी पीडीएफ है, सारी की सारी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम डिसेंट स्टार्स पे आपको मिल जाएँगी। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी जो भी है सारा कुछ हम यार डिस्क्रिप्शन में पुट कर देंगे। मतलब पूरा का पूरा पीडीएफ सब कुछ मिल जाने वाला है आपको हमारे चैनल से। चलिए यार एक बार इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एकदम दिल पे हाथ रख लीजिए क्योंकि पूरा का पूरा एकदम धमाकेदार लेक्चर होने वाला है। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़े हैं वो समझ रहे हैं, तो एक क्लास 12th बच्चों के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि पूरा का पूरा आपको एक अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे हम भी शुरू करने वाले हैं और पूरा का पूरा एकदम आपको एक्यूरेट और पूरा का पूरा नीट वर्ज़न का कंटेंट जो स्पेसिफिकली नीट और एनसीईआरटी वर्ज़न का कंटेंट है पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो यार ध्यान से समझिएगा क्या होने वाला है। पहले तो हम कैसे पढ़ने वाले हैं, पहले हम एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ते जाएँगे, है ना? पहले हम क्या करने वाले हैं डिसेंट स्टार पे, हम एनसीईआरटी के यार पैराग्राफ को कवर करेंगे, उसके बेसिस पे एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे यहाँ पे। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन यार एनसीईआरटी के एक-एक लाइन से बनाया हुआ क्वेश्चन, है ना? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक बार फिर रिवीजन करने का मौका मिलेगा और पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगी। पूरी की पूरी आपको एनसीईआरटी इसी क्वेश्चन के थ्रू एक बार वापस से रिवीजन हो जाएगी। पूरा का पूरा एनसीईआरटी रिपीट हो जाएगा और इस तरीके से जब आप यार क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी को पढ़ते हो, तब जाकर के समझ में आती है। ध्यान से सुनना, जो बच्चे बस बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं और जो बच्चे नीट में पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा जो ऑब्जेक्टिव का अंतर आता है। आप बोर्ड के बच्चे ऑब्जेक्टिव को क्या करते हो यार, नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हो। असम्पशन रीजन के क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हो। पर आज के बाद से ये प्रॉमिस करना है कि आज के बाद से सर हम सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, असम्पशन रीजन का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हम बोर्ड में छोड़ के नहीं आएँगे और हम सारा का सारा क्वेश्चन जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है हम पढ़ेंगे। पहले तो ये प्रॉमिस हमको आपके साइड से चाहिए, तब जा करके हमारे भी साइड से कुछ एफर्ट हो पाएगा और हम दोनों मिल करके कुछ न कुछ इस एनसीईआरटी को एक इम्पैक्टफुल तरीके से यार पढ़ पाएँगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए भाई, देखिए यहाँ पे तो एक पैराग्राफ, पूरा एक-एक लाइन से क्वेश्चन मैं उठा के लाया हूँ। इतना ही नहीं, इसके बाद जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, तो हम बोर्ड के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा, सारे के सारे हम नीट के आए हुए क्वेश्चन भी यार करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, पूरा का पूरा कंटेंट मैं एक पूरा फ्रेमवर्क बना करके इस चैनल पे अपलोड कर दूँगा, तो समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। चलिए भाई, एक बार देखते हैं इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे क्लास 12th में जो बच्चे क्लास आप तो क्लास 12th में हैं, तो आपको थोड़ा तो आइडिया होगा यार किस तरीके से पढ़ना है। खैर, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास जो क्लास 11th में ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ा। उनका पूरा का पूरा क्लास 11th यार एकदम उन्होंने पढ़ाई नहीं बिल्कुल, पढ़ाई नहीं करी, पूरा का पूरा क्लास 11th उन्होंने खराब कर लिया अपना, है ना?
उन बच्चों को भी यार बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों के लिए भी पूरा का पूरा यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ, पूरा एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस की तरफ से। डिसेंट स्टार के चैनल पे जो एनसीईआरटी पढ़ाई जाने वाली है, आपको एनसीईआरटी की पूरी डीप लाइन, एक-एक एनसीईआरटी के लाइन को यहाँ पे एक-एक एनसीईआरटी के लाइन को यहाँ पे पूरी तरीके से एकदम खोल दिया जाएगा। एक-एक लाइन को यहाँ पे ऑपरेट कर दिया जाएगा, एक-एक लाइन को डिकोड कर दिया जाएगा। आपको आज के बाद से एनसीईआरटी की इन डेप्थ समझ में आएगी और पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको एकदम कहानी की तरीके से लगेगी। मैं कोशिश करूँगी कि पूरी की पूरा एनसीईआरटी को यार कहानी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके जितना इंटरेस्टिंग तरीके से हो सकता है मैं पढ़ाऊँ, है ना? तो देखिए यार, जो ये पहला अपना यूनिट है क्लास 12th एनसीईआरटी का, ये है अपना रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से एनसीईआरटी के बहुत सारे यूनिट हैं। पहले यूनिट में ध्यान से समझिएगा भाई, पहले यूनिट में 3 चैप्टर है अपना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और तीसरा अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना? तो इस पूरे चैप्टर को जैसा मैंने बताया पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सब कुछ कवर करने वाले हैं। इवन हम यार पूरा का पूरा यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट के नेम है, जो पूरे के पूरे ऑथर हैं, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे केवल आपको पीडीएफ रीड करके या फिर ऐसे बस पढ़ते हैं, ऐसे हम करने वाले हैं। जहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, हम लिखेंगे, जहाँ पे एनसीईआरटी पे मार्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम मार्क करेंगे, है ना? तो एक काम करिए, आप सभी बच्चों से बस यही कहना है कि जब भी यार आप इस लेक्चर को देख रहे हो किसी भी टाइम पे, तो बस एक काम करो कि एनसीईआरटी को अपने सामने खोल के रख लो। कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि सर लेक्चर खत्म होने के बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर हम बाद में पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करो यार, एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए। एनसीईआरटी को एक आदत बना लो कि एनसीईआरटी को अपने सीने से चिपकाने की आदत बना लो। जैसे गाना है ना तेरे को सीने से यार, तो बिल्कुल उसी गाने की तरीके से एनसीईआरटी को अपने सीने से चिपकाने की आदत डालो। पूरा का पूरा आप एनसीईआरटी के साथ रहने की कोशिश करो। कुछ लोग कहते हैं एनसीईआरटी ऐसा लिखा वैसा लिखा, तो कोई बात नहीं, इसको हम सिंपल कर रहे हैं यार, आप सभी के लिए सिंपल कम कर रहे हैं। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉमिस है कि हम आपको सिंपल करके दे देंगे। पूरी की पूरी एनसीईआरटी हम आपको रटा देंगे, एक-एक एनसीईआरटी की लाइन हम आपकी जुबान पे कर देंगे। ये हमारे साइड से प्रॉमिस है, पर आपको क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सीधा फॉलो करना है। तो यार चलिए, तो आप सभी बच्चे क्या करिए, अपना एनसीईआरटी लेकर के आइए, उसको ओपन कर लीजिए और एक पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, पेन और कॉपी। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताते जाता हूँ उसको एनसीईआरटी पे लिखते जाइए या फिर स्टिकी नोट बना के चिपकाइए या फिर जैसे भी आपको समझ में आए, कुल मिला-जुला करके पूरा का पूरा एक जगह पे आप लिख लीजिए। बाकी आपको पीडीएफ और प्रिंट आउट तो सारा कुछ मिल जाने वाला है। चलिए भाई शुरू करते हैं अपना। श्री परमात्मने नमः, सारे अपने भगवान को याद कर लीजिए, क्योंकि यह है अपना डिसेंट स्टार का पहला लेक्चर क्लास 12th बच्चों के लिए काफ़ी डिमांडिंग। तो देखिए भाई, पहला जो चैप्टर है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके पहले क्या है कि अपने पास यहाँ पे इस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा हुआ है। क्या दे रखा है? एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है। इस साइंटिस्ट के नाम को भी यार आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हम एनसीईआरटी का इवन पेज नंबर और लाइन तक नहीं छोड़ेंगे यार, है ना? तो चलिए भाई ध्यान से सुनिए, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना? ध्यान से बस सुनते जाओ यार। क्या बोल रहा हूँ मैं? बस बार-बार यही बोलूँगा, लास्ट तक बेटा यही बोलूँगा कि बस तुम ध्यान से सुनते जाओ, सारी की सारी याद कराने की ज़िम्मेदारी हमारी है। तो देखना भाई, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे छोटा हो जाता हूँ अब, औकात के हिसाब से। चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल में अपना पढ़ाई। तो साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिए आप। पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है अपना? पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया भाई? तो यहाँ पे दिया गया भैया पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में, ठीक? तो देखिए, पंचानन माहेश्वरी के बारे में आप कुछ याद करिए या ना करिए, बस एक चीज़ याद कर लीजिए, ही वाज़ इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डब्ल्यू डुडगॉन, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन सीधा का सीधा कई सारे टेस्ट सीरीज और नीट में पूछा जाता है। मैं सब का सब बताते चलूंगा। थोड़ा सा लेक्चर यार ये लंबा होगा, लगेगा कि कितना लंबा लेक्चर है, पर यार क्या कहते हैं कि कोई अच्छी चीजें क्रिएट करने के लिए आपको लॉन्ग पाथवे पे चलना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों मिल करके आपको अपने आपके डेस्टिनी और गोल तक पहुंचाएगा। तो मेरा मानना तो यही है, हम 2 मिनट और छोटे मोटे शॉर्टकट और ट्रिक और इन सब पे यार बिलीव
मेरा थोड़ा कम है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए भाई, यहाँ पे देखिए मैं जो बोल रहा हूँ यार आप सुनते जाओ। मैं लास्ट तक ये बोलूँगा, जो बोल रहा हूँ बस तुम सुनते जाओ, तुमको लास्ट में यार समझ में आ जाएगी, है ना? तो क्या लिखा है भाई यहाँ पे? लिखा है कि पंचानन माहेश्वरी किससे इंस्पायर्ड थे? ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डब्ल्यू डी डुडगॉन, ठीक है ना? इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी? तो ये एक इलाहाबाद का कॉलेज है, ठीक है ना? यहाँ से इन्होंने यार अपनी पढ़ाई लिखाई करी, अपनी हायर एजुकेशन। खैर इसी कॉलेज में मेरा एक दोस्त भी पढ़ा था यार, काफी अच्छा कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज है। तो ये अमेरिकन मिशनरी कॉलेज है। चलिए भाई, यहाँ पे इनका काम क्या था सर? ये इंस्पायर तो डॉक्टर डब्ल्यू डुडगॉन से हैं, पर इनका काम क्या था? ठीक है ना? तो हम इनको याद क्यों करते हैं? तो ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में इन्होंने कुछ काम किया था, बस इतना याद रख लो। और क्या इन्होंने काम किया था? तो इन्होंने यार टिश्यू कल्चर, एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर पे काफी काम किया था। बस इतना चीज आपको यार याद रखना है। इसके साथ साथ एक चीज और याद कर लो, हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वाज वर्ल्ड वाइड एक्लेम। तो पंचानन महेश्वरी जी के बारे में आपको ये 3-4 पॉइंट याद रखना है कि पंचानन महेश्वरी वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डॉक्टर डब्ल्यू डी ड्यूडगॉन। पहली पॉइंट याद रखनी है। दूसरी पॉइंट के याद रखनी है कि ये पॉपुलराइज किस बात के लिए हैं? तो इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब प्लांट के कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर पे इन्होंने काम किया हुआ है। दूसरा चीज जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज जिसको मैं बोल रहा हूँ, हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवरियन पोलिनेशन वन वर्ल्ड वाइड एक्लेम, ठीक है ना? तो इन्होंने टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करके दिखाया था और इंट्राओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, इसलिए पंचानन महेश्वरी का यहाँ पे काफी क्रेडिट है, ठीक है ना? इसीलिए हम इस चैप्टर के पहले हम पंचानन महेश्वरी को एक बार पढ़ते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे अब क्या है, अब ध्यान से एकदम बिल्कुल देखते जाना भाई, ठीक है ना? अब बिल्कुल एकदम ध्यान से देखते जाना, जो मैं बोल रहा हूँ इसको एकदम याद याद कर लो, ठीक? अब यहाँ पे देखो क्या है टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एक्चुअल पढ़ाई अब अपने शुरू हो जाएगी यहाँ से, कि जो टॉपिक है अपना ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक? देखो भाई, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन तुम सब बचपन में पढ़े हो, क्लास 10th में ही पढ़े हुए रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन। री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन का मतलब टू फॉर्म, मतलब किसी चीज को बार बार बनाना, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन, ठीक है ना? अब दो तरीके के रिप्रोडक्शन हुआ करता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम गैमिट का इन्वॉल्वमेंट पढ़ते हैं, सेक्सुअल में गैमिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना? और रिप्रोडक्शन हम क्यों करते हैं? अपने रेस को, अपने स्पीसीज को जनरेशन बाय जनरेशन कंटिन्यू रखने के लिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना? तो अब हम जो रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यार गैमिट का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ पे एक मेल फ्लावर होगा तो दूसरा फीमेल फ्लावर भी होगा, मतलब फ्लावर के अंदर में एक मेल पार्ट होगा तो फीमेल पार्ट भी होगा, क्योंकि मेल पार्ट से मेल गैमिट बनता है और फीमेल पार्ट से फीमेल गैमिट बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑल्दो दोनों गैमेट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया है ना? तो देखो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आप एक बार टॉपिक पे अपना थोड़ा नजर डालो। टॉपिक क्या है इसमें? टॉपिक ये है कि फ्लावर। पहले जो हमारी यार पूरी की पूरी इन डेप्थ डिस्कशन होने वाली है आपसे, वो किसके बारे में होने वाली है? तो हमारी डिस्कशन आपसे यार पहली तो फ्लावर के बारे में होने वाली है ना? पहले डिस्कशन किसके बारे में होने वाली है भैया? तो पहली हमारी आपसे डिस्कशन जो होने वाली है वो किसके बारे में रहेगी? तो फ्लावर के बारे में रहेगी, है ना? दूसरी जो हमारी आपसे डिस्कशन है वो प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इस तरीके से पूरे के पूरे लेक्चर को, है ना, जो पूरा का पूरा अपना लेक्चर है, इसको हम किस तरीके से कैटेगराइज करने वाले हैं? तो यार पहले आज के क्लास में हम कोशिश करते हैं पूरा का पूरा फ्लावर पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके दूसरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन और उसके बाद एपोमिक्सिस। तो इस लेक्चर को मैं अपने अकॉर्डिंग 5 पार्ट में 5 लेक्चर में लूंगा और इस 5 लेक्चर के अंदर में पूरी की पूरी एनसीईआरटी और इससे एसोसिएटेड 50 से 60 सवाल एक टॉपिक से, पूरी टॉपिक से नहीं भाई, एक टॉपिक से 50 से 60 सवाल हम पढ़ने वाले हैं और करने वाले हैं, है ना?
तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या है? कुछ अपने मन से भी थोड़ा सोचो कि फ्लावर क्या है? देखो यार बच्चे क्या करते हैं, दिक्कत यही है बायो को पढ़ने में, बच्चे बायो को रटने की कोशिश करते हैं, है ना? बच्चे बायो को क्या करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे बायो को यार रटने की कोशिश करते हैं, जो लिखा है वो सीधा रट ऐसा नहीं है। जब तुम इसको एक फ़ील के साथ, जब तुम थोड़ा इसको लॉजिकल हो करके याद करते हुए इसको तुम समझने की कोशिश करोगे, रटना मना नहीं है, रटना है पर पहले समझना है ना? तो डिसेंट स्टार पे हम क्या करने वाले हैं, पहले हम समझाते हैं, फिर रटाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले रटाते हैं, फिर समझाते हैं। तो पहले हम आपको सब समझाएँगे, फिर हमको आपको रटाएँगे, ठीक है ना? रटना बुरी बात नहीं है, पर केवल रटना बुरी बात है, पर समझ के रटना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। तो डिसेंट स्टार चैनल पे हम आपको पहले समझाते हैं, फिर रटाते हैं, है ना? तो थोड़ा आपको लॉजिकल होना पड़ेगा हमारे साथ, एक-एक चीज़ को समझना पड़ेगा और थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा एनालिटिकल होना पड़ेगा। बायोलॉजी केवल रटने की विषय नहीं है, बायोलॉजी की समझ के रटने की विषय होती है ना? चलिए भाई, फ्लावर क्या होता है? फ्लावर क्या होता है? कुछ दिमाग में आ रहा होगा फ्लावर सर फूल है, ठीक है ना? हाँ, अच्छा लगता है सुगंधित, हम उनको फूल देते हैं। अरे भाई किसको फूल देते हैं? जैसे फूल दिमाग में आया, सर हम कोई मर जाता है तभी फूल चढ़ाया जाता है। हाँ, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब वो वाला दिन आता है वैलेंटाइन वाला तब भी हम फूल लेके जाके जाते थे हैं। हम किसी को उपहार के तरीके से गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं फूल के तौर पे, है ना? तो हाँ यार, ये सब चीज़ों में फ्लावर यूज़ आता है। तो सोचिए भाई, नेचर कितना अच्छा चीज़ बना के दिया है लोगों को गिफ्ट करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। जब हम खुश हैं तब भी फ्लावर का यूज़ कर रहे हैं, हम पूजा में भी फ्लावर का यूज़ कर रहे हैं, जब कोई मर रहा है तब भी हम फ्लावर का यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो फ्लावर नेचर के तरीके से क्या है, एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। हम नेचर के जो भी नेचर हमें दे रहा है, हम नेचर का यार कभी क्या कह सकते हैं कि नेचर का जो भी जितना भी हम ले रहे हैं, हम कभी नेचर को हम वो चीज़ लौटा नहीं सकते हैं, है ना? नेचर बहुत कुछ हमें दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, ठीक है ना? कुल मिला-जुला के नेचर के उपकार के आगे हम सब बहुत छोटे हैं, है ना? तो यही चीज़ पहली एनसीईआरटी में लिखा गया है कि तुम फ्लावर को थोड़ा फ़ील कर लो, तुम फ्लावर को थोड़ा समझो कि फ्लावर क्या है। तो फ्लावर यार जब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, एक एस्थेटिक ऑब्जेक्ट है, एक ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट है, जब उनको श्रृंगार करना है, तब भी वो फ्लावर अपने बालों में लगाती हैं, जब वो खुश होती हैं, तब भी वो फ्लावर हमसे माँगती हैं, जब हम खुश होते हैं, तब भी उनको फ्लावर ले जाकर के देते हैं, है ना भाई? तो फ्लावर कितना इम्पोर्टेंट है। हम पूजा में फ्लावर यूज़ करते हैं, शोक में फ्लावर यूज़ करते हैं, अपने खुशी में भी फ्लावर यूज़ करते हैं, अपने दुखी में फ्लावर यूज़ करते हैं। तो फ्लावर का इतना इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, है ना? तो एनसीईआरटी इसी बात को एम्फसाइज़ कर रहा है कि फ्लावर का इम्पोर्टेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ, आर वी नॉट लकी द प्लांट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट जो है अपना रिप्रोडक्शन सेक्सुअली कर रहे हैं? बिल्कुल यार लकी हैं। अगर प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो फ्लावर कहाँ से तुम्हें मिल जाता? अगर प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो फ्लावर की यूज़ कहाँ है ना? चलिए भाई, यहाँ पे फिर क्या लिखा है? फ्लावर से सेंट्स, परफ्यूम ये सारी चीज़ें बनती हैं, है ना? इसके साथ-साथ क्या लिखा है? जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है उसको मार्क करते चलना, ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंट लाइन को हम मार्क करते हैं, किस लाइन से, किस पेन से, हम इस पेन का यूज़ कर लेते हैं। उनका फेवरेट पिंक है तो उनका फेवरेट यूज़ कर लेते हैं। ऐड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लिखा है? फ्लावर इज़ द ऐड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ मास्टर साहब? ऐड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि फ्लावर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर फ्लावर से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। क्योंकि फ्लावर में ही क्या आता है अपना मेल पार्ट आता है और फीमेल पार्ट आता है। तो फ्लावर क्या है? एक ऐड है, फ्लावर एक इंस्ट्रूमेंट है, फ्लावर एक ऑब्जेक्ट है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो पा रहा है। अगर फ्लावर ना हो तो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम परफॉर्म करेंगे, है ना? तो देखो फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस, है ना? फ्लावर केवल अपने सेल्फिशनेस के लिए नहीं बना हुआ है। द फ्लावर ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो भाई जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है ये सब के सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो याद रख लेना यहाँ पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या सारे के सारे जो फ्लावर हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? हाँ भाई, जितने भी फ्लावर हैं
सब के सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। कान खोल के याद रख लेना। क्या लिखा है इसके बाद कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट है, क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भैया एंड प्रोडक्ट होता है, किसका, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है भाई, तो फ्लावर, फ्रूट एंड सीड होता है। क्या होता है, तो फ्रूट एंड सीड होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है फ्रूट एंड सीड, इसका मतलब क्या होता है। देखो भाई, जो अपना ओवरी है, आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में, और जो अपना ओव्यूल है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। समझ में आया क्या, ओवरी कन्वर्ट होती है किसमें, फ्रूट में, और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है भैया, तो ओव्यूल कन्वर्ट होता है अपना सीड में। इतनी बातें समझ में आ रही होगी, हम ऐसा आपसे उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो फ्रूट एंड सीड। तो फ्रूट क्या है, फ्रूट कहाँ से बना और सीड कहाँ से बना, तो ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी, है ना। ऐसा हम मान के चलते हैं कि फ्रूट कैसे बना और सीड कैसे बना। तो याद रख लो, ओवरी राइपेन होकर के फ्रूट बनाता है और ओव्यूल राइपेन होकर के सीड बनाता है। दूसरा चीज भाई, दूसरा चीज, आगे बढ़ते हैं, दूसरा चीज समझते हैं। दूसरा चीज क्या है सर, हाँ भाई, तो देखे ना, यहाँ पे लिखा है कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर प्रेजेंट होता है, और ज्यादातर हम जो चीजें पढ़ेंगे, जो भी हम फ्लावर पढ़ेंगे, हम एंजियोस्पर्म के ही का ही यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म का हम नहीं पढ़ते हैं कुछ। तो चलो भाई, यहाँ पे एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि फ्लावर, ह्यूमन बीइंग हैड एन इंटीमेट रिलेशन विथ फ्लावर सिंस द टाइम इमोरियल। अच्छा भाई, फ्लावर किस चीज का ऑब्जेक्ट है, तो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू। समझ में आ गया होगा कि फ्लावर एक एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, इन सारी चीजों में हम फ्लावर का यार यूज करते हैं, है ना। जब हम अपनी फीलिंग को कन्वे करने के लिए भी फ्लावर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम अपनी फीलिंग को, अपनी ग्रीफ को, इन सब चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, कन्वे करने के लिए हम फ्लावर का यूज करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है हम केवल ऐसे एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लिख के भी आपको एनसीईआरटी यार पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो देखना भाई ध्यान से, तो फ्लावर के बारे में एक बहुत ही खास बात लिखी हुई है यहाँ पे, वो ये है कि फ्लावर जो होता है ये मार्फोलॉजिकल और इम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल होता है, ठीक है ना। और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आ गया, फ्लावर जो होता है मार्फोलॉजिकल मार्वेल है, प्लस फ्लावर जो होता है एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल है। इसके साथ साथ जो फ्लावर होता है अपना साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये फ्लावर में ही होगा। तो इसलिए जो फ्लावर है एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल प्लस मॉर्फोलॉजिकल मार्वेल, साथ ही साथ ये अपना साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो तीन चीजें याद रख लेना। अभी जितना चीजें पढ़ा इसमें तीन चीजें सबसे काम की है यार। फ्लावर जो होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वेल है। मार्वेल का मतलब होता है अचंभा, ठीक है ना, कुछ अच्छा चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। तो मॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है फ्लावर का, एम्ब्रियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है फ्लावर का, और साथ ही साथ अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट भी है, ठीक। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं सर, इसके बाद है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान से समझना है यार, इसका मतलब क्या है। तो देखो भाई, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या बोला, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, इसके तीन मेन इवेंट होते हैं। क्या होते हैं, तीन मेन इवेंट होते हैं। एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक। और तीसरा जो होता है इवेंट, ये होता है तुम्हारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये तीन मेन इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में,
फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसको आप कैसे समझेंगे? फर्टिलाइजेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीनों इवेंट है, इसको आप कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझो कि जैसे कि मान लो किसी की शादी होने वाली है ना, किसी की शादी होने वाली है तो क्या होगा? पहले तैयारियां चलेंगी, है ना? तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे मान लो किसी की शादी होने वाली है तो यहाँ पे तैयारियां चल रही है, तो वो जो तैयारी है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है ना? प्री वेडिंग इवेंट चलता है, इसी तरीके से फ्लावर भी कुछ कम नहीं है, ये भी एकदम मजेदार चीज है ना? फ्लावर कह रहा है कि बस तुम ही मौज मस्ती काटोगे, अरे हम भी मौज मस्ती काटते हैं, है ना? तो यहाँ पे जैसे प्री वेडिंग सेरेमनी, इसी तरीके से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फिर वेडिंग, फिर पोस्ट वेडिंग सेरेमनी, उसी तरीके से फ्लावर पहले से ही अपना सब जुगाड़ बना के रखा हुआ है। तुमसे ज्यादा एडवांस नेचर है, हम सबसे ज्यादा एडवांस नेचर, हम सबसे ज्यादा समझदार नेचर है। इसीलिए हम नेचर के उपकारों के आगे कभी हम मतलब नेचर के उपकारों को कभी चुकता ही नहीं कर सकते यार, ठीक है ना? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट हो गए, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान से समझना यार, यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन में कौन-कौन से स्ट्रक्चर होने वाले हैं और कौन-कौन से इवेंट होने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन में और फर्टिलाइजेशन में और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो चलिए भाई, यहाँ पे ध्यान से आप देखते रहिए हमारे साथ, प्री फर्टिलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर और इवेंट है, इसको ध्यान से देखना है। तो इन सब का मेन चीज क्या है? अपने पास फ्लावर है, फ्लावर से ही प्री फर्टिलाइजेशन है, फ्लावर से ही फर्टिलाइजेशन और फ्लावर से ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना? इसीलिए बोला फ्लावर जो है एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल, मॉर्फोलॉजिकल मार्वेल और इसके साथ साथ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है कि फ्लावर में जब कोई भी तैयारियां होनी है, ठीक है ना? मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कुछ तैयारियां होने वाली है, तो जो तैयारी है क्या है? जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन जैसे अब यहाँ पे शादी होने वाली है तो दूल्हे को तो पहले ही पता चल गया कि भैया हमारी शादी होने वाली है, तो वो थोड़ा अपना मेकअप वेकअप, स्क्रब फेस सब करवाना शुरू कर देगा। उसी तरीके से प्लांट में जब यार फर्टिलाइजेशन होना है, जब ये इवेंट शुरू होना है, तो प्लांट भी कुछ पहले से तैयारी करना शुरू कर लेता है। अच्छा सर, प्लांट को कैसे पता चलता है और प्लांट किस तरीके की तैयारी करता है? तो इसके बारे में जरा ध्यान से देखना। तो जो प्लांट यार तैयारी करता है, वो कैसे करता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि सेवरल हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज आर इनिशिएटेड। तो प्लांट के अंदर में क्या होने लगता है? प्लांट के अंदर में यहाँ पे कुछ किस तरीके की तैयारी होगी? तो हार्मोनल चेंजेज होता है और यहाँ पे इसके अंदर में स्ट्रक्चरल चेंजेज होने लगते हैं। कैसा? तो देखो यहाँ पे सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज होने लगती हैं। तो तैयारी जो है ये हार्मोनल और स्ट्रक्चरल लेवल पे होने लगती है। मतलब कि एंड्रोसियम और ज्यादा मैच्योर हो जाएगा, गाइनोसियम और ज्यादा मैच्योर हो जाएगा और कुछ हार्मोन भी रिलीज होने लगेंगे। हाँ सर, हार्मोन तो रिलीज होता है बहुत हमारे अंदर, तो प्लांट के भी अंदर तो कुछ कम थोड़ी है, जैसा हम ऐसा प्लांट, ठीक है ना? हमें दर्द होता है, प्लांट को भी दर्द होता है यार, ठीक है ना? हमें प्यार होता है, प्लांट को भी प्यार होता है, ठीक? तो यहाँ पे सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज आर इनिशिएटेड व्हिच लीड टू द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट होने लगता है और यहाँ पे फ्लोरल प्रोमोडियम बनता है। ये सारी चीजें आपको थोड़ी बकवास लग रही होगी, सारी चीजें थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, इसलिए इसको हम यहाँ पे कोशिश करते हैं आपको समझाने का। देखो भाई, यहाँ पे क्या होता है? जो तैयारी है, क्या है? जो तैयारी है, प्लांट के अंदर की जो तैयारी है, तो कुछ भी होने से पहले यहाँ पे कुछ हार्मोनल प्लस प्लस स्ट्रक्चरल, STRU स्ट्रक, अरे मास्टर अंग्रेजी भुला जा दो क्या? हाँ भाई, बहुत अंग्रेजी कम है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगता है और ये स्ट्रक्चर जो चेंज है, इससे क्या होता है? इस स्ट्रक्चरल चेंजेस से क्या होता है? दिस स्ट्रक्चरल चेंजेस लीड्स टू डिफरेंशिएशन। हाँ सर, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो खूब फिजिक्स में पढ़े थे। हाँ सर, वही डिफरेंशिएशन एंड फर्दर यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ किसका होने लगता है? तो फ्लोरल प्रीमोर्डियम का यहाँ पे यार डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है ना? फ्लोरल प्रीमोर्डियम का डेवलपमेंट होने लगता है। अरे सर, क्या लिख दिए? ये भी चीज हमें नहीं समझ में आया, तो आगे आओ, आगे आओ, आगे आगे समझो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे फ्लावर के अंदर में होता है भैया सूट एपिकल मेरिस्टम। हाँ सर, अब समझ में आया थोड़ा थोड़ा, तो बिल्कुल।
तो फ्लावर के अंदर में होता है भैया सूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक, बिल्कुल सूट एपिकल मेरिस्टम समझ गया सर, आगे बोलिए। तो ये सूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट होता है फ्लोरल मरिस्टम में, ठीक है ना। इसी सूट मरिस्टम से बनता है भैया अपना क्या, फ्लोरल मरिस्टम। अब इस फ्लोरल मरिस्टम के अंदर में, इसी फ्लोरल मरिस्टम के अंदर में जो अपना हार्मोनल चेंज है और प्लस स्ट्रक्चरल चेंज है, इसी फ्लोरल मरिस्टम के अंदर में होगा, ठीक है ना। इस फ्लोरल मरिस्टम के अंदर में होगा और इससे बन जाता है अपना फ्लोरल प्रीमोर्डियम। क्या बनता है भाई, फ्लोरल प्रीमोर्डियम, और इसी फ्लोरल प्रीमोर्डियम से बन जाता है अपना फ्लावर। हाँ सर, अब हमें थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लगा। क्या समझ में आया कि सर उस लाइन का मतलब हुआ कि जो फ्लावर के अंदर में, जो फ्लावर के अंदर में सर सूट अपना सूट एपिकल मरिस्टम था, वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, तो फ्लोरल मरिस्टम में। हाँ, फ्लोरल मरिस्टम जो है मतलब जो फ्लोरल मरिस्टम है अपना, इसी फ्लोरल मरिस्टम के अंदर में हार्मोनल तैयारी हो रही है और स्ट्रक्चरल चेंजेज होने लगती है। ये सारे चेंजेज मिल करके फ्लोरल प्रीमोडियम का डेवलपमेंट करते हैं। बिल्कुल यार, एक फ्लोरल प्रीमोडियम से बनता है अपना फ्लावर, और यही फ्लावर तो अपना मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यार। उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा क्या यार, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आगे बढ़ते हैं। तो इस जटिल एनसीईआरटी लाइन को जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, उम्मीद है कि हमारे डिसेंट स्टार के बच्चों को पूरी की पूरी तरीके से एकदम समझ में आ गया होगा यार। तो देखना यहाँ पे फ्लोरल प्रीमोडियम, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान से समझ लेना, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब इसी फ्लावर के अंदर में अपना मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी होगा, है ना। इसी फ्लावर के अंदर में क्या क्या होगा, तो मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो मेल पार्ट को हम बोलते हैं यार एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं क्या, गाइनोसियम। अब जो हमारी डिस्कशन होने वाली है, वो पूरी की पूरी हमारी डिस्कशन होगी इसी एंड्रोशियम और गाइनोसियम के ऊपर में, है ना। जो हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन होगी एंड्रोशियम और गाइनोसियम के ऊपर होने वाली है। तो एक काम करते हैं यार, हम पहले आपको क्वेश्चन अभी इस लाइन से अब तक का जितना क्वेश्चन था हम इतना करा देते हैं, एक बार जल्दी जल्दी हम कराते हैं, फिर इसके बाद अगला लेक्चर हम जस्ट, आप देखिए इसके बाद का आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस लेक्चर में थोड़ा आपको समझाना जरूरी था। देखना भाई, अरे मास्टर साहब आप पहले थोड़ा अपना सेट करके लाया करिए। क्या करें यार, अकेले हैं, कितना हम काम करें। चलिए मास्टर साहब, तो ये बता दीजिए क्या आप बता रहे थे, क्या आप बता रहे थे, क्या समझा रहे थे, हमें भी एक बार अच्छे से समझाइए। तो देखो यार, यही मैं बोल रहा था, यहाँ पे आपको इस पीडीएफ को अब आपको देख के समझ में आएगा कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन से नीट में कैसे क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को याद करो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझ करके याद करो, क्योंकि नीट के अंदर में एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों को यार समझ में नहीं आता है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन कैसे बनेगी। तो यहाँ पे ये जो पीडीएफ है, ये पूरी की पूरी आपको समझा देगी कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन और इन डेप्थ से क्वेश्चन कैसे बनता है। जो एनसीईआरटी का डीप लाइन है, वो पूरा का पूरा यार आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन है और एक एक लाइन से क्वेश्चन कैसे नीट में पुटअप होता है, साथ के साथ सारी की सारी असर्शन रीजन और सारे क्वेश्चन। तो हमारे साथ ध्यान से समझना है और ध्यान से एक एक क्वेश्चन लगाते रहो। प्रॉमिस है हमारी कि आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चन के थ्रू और थियोरेटिकल के थ्रू पूरी की पूरी याद हो जाएगी यार। चलिए भाई, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, फ्लावर कन्वे इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग सच एज। क्या अभी हमने बताया कि फ्लावर जो है लव एंड अफेक्शन और ग्रीफ, हैप्पीनेस एंड ग्रीफ और शोक, मॉर्निंग, इन सब के लिए होता है। तो क्या हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, हम ऑल ऑफ दिस पे टिक्का मार लेंगे। चलिए सर आगे बढ़िए। दूसरा क्या क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन यही है कि फ्लावर आर कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑब्जेक्ट ऑफ के बाद क्या है, एस्थेटिक वैल्यू, ऑर्नामेंटल वैल्यू और रिलीजन एंड कल्चरल वैल्यू। हाँ सर, पूरी की पूरी चीजें सही है।
मतलब यहाँ पर भी अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। देख रहे हो एनसीईआरटी का जो ऊपर का पैराग्राफ है, क्या बोला यार, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, एनसीईआरटी का जो सबसे ऊपर का पैराग्राफ है, जो बच्चे यार छोड़ करके चले जाते हैं, जो बच्चे यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम इग्नोर करते हैं, जो एक एक लाइन एनसीईआरटी का इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होगे जो बच्चे इस चीज को निगलेक्ट करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है यार, है ना, इसीलिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ो। तो दूसरा तीसरे क्वेश्चन हमारी क्या है कि बायोलॉजिस्ट कंसीडर्ड फ्लावर टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ, बायोलॉजिस्ट क्या कंसीडर करते हैं, फ्लावर टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ, तो फ्लावर किस चीज का ऑब्जेक्ट है, तो मार्फोलॉजिकल मार्वल है। हाँ सर, एक इंपॉर्टेंट मार्फोलॉजिकल मार्वल फ्लावर होता है, बिल्कुल है। इम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल भी सर आपने बताया, हाँ फ्लावर जो है मार्फोलॉजिकल इम्ब्रियोलॉजिकल दोनों होता है, प्लस सर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो आप बताए हैं। हाँ यार बिल्कुल, तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हेन डज प्लांट डिसाइड टू फ्लावर, अरे सर ये कहाँ पे था, ये लाइन कहाँ पे थी, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लाइन कहाँ पे थी। जैसे मैंने जो पहला पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, उसके बाद जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो वो था, तो जो पहली लाइन है उसको आप देखोगे ना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि फ्लावर क्या होता है, व्हेन डज प्लांट डिसाइड टू फ्लावर, ठीक है ना, प्लांट कब डिसाइड करते हैं फ्लावर को, ऑप्शन देखो, इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बर्ड, बिफोर द एक्चुअल अपीयरेंस ऑन द प्लांट, ऑल ऑफ द एबव, ये सब कुछ यार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन को आप बताओ कि ये लाइन कहाँ है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, और इस लाइन का आंसर क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये लिखा हुआ है कि बिफोर द एक्चुअल फ्लावर अपीयर ऑन द प्लांट, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बिफोर द एक्चुअल फ्लावर अपीयर ऑन द प्लांट। फ्लावर कब डिसाइड करता है, व्हेन डज प्लांट डिसाइड टू फ्लावर, प्लांट कब डिसाइड करता है, तो बिफोर द एक्चुअल फ्लावर अपीयर ऑन द प्लांट, जब तक फ्लावर आया नहीं एक्चुअल फ्लावर, तभी तो प्लांट डिसाइड करेगा। अरे जब शादी फिक्स ही नहीं है, तो तुम शादी की, जब शादी का डेट पड़ा ही नहीं, तो तुम तैयारी कैसे कर लोगे, है ना, वही है कि बिफोर द एक्चुअल फ्लावर अपीयर ऑन द प्लांट। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन, वैसे ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसको अभी हम लेफ्ट करते हैं, आगे देखते हैं। द इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम टेक्स प्लेस बाई, क्या लिखा है, इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट किसका, फ्लोरल प्रीमोडियम टेक्स प्लेस बाई, ओनली बाई हार्मोनल चेंजेस इन प्लांट, नहीं भाई, ओनली बाई स्ट्रक्चरल चेंजेस इन प्लांट, नहीं भाई, चेंजेस इन सीजनल वेरिएशन, ना ना ना, ये तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है, ये सही, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ये लिखा नहीं था, बोथ बाय हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये भी गलत है, ओनली बाय हार्मोनल नहीं, ये भी ओनली बाय स्ट्रक्चरल, ये भी नहीं, सही क्या है, ए है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा, डी 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 जी, ठीक है ना, तो देखो भाई आंसर हो जाएगा अपना ए डी, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगला लेक्चर हमारा इन सब क्वेश्चन पे होगा। तो यार आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी की इन डेप्थ और कैसे एनसीईआरटी को यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो वो जो लाइन है थी एनसीईआरटी की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे है कि यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो यहाँ पे उस लाइन का मतलब दिखा है कि सीन एंड प्लांट, द डिसीजन दैट प्लांट गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस, तो क्या लिखा है, बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन द प्लांट, तो एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन द प्लांट, इसके पहले सारा का सारा डिसीजन होता है। तो यहाँ पे लाइन था, तो देख रहे हो आप कि एनसीईआरटी के इस छुपे रुस्तम हुए लाइन से भी किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद है यार आप आज का लेक्चर आपको पूरी की पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये एनसीईआरटी का एक छोटा सा पैराग्राफ था, और थोड़ा सा आज की क्लास में आपको थोड़ा समझाना ज्यादा था, क्योंकि आज का क्लास पढ़ाने से ज्यादा एक ओरिएंटेशन सेशन था आपके लिए, इसीलिए हमने थोड़ा सा इतना ज्यादा आपको समझाने की कोशिश किया, इतना ज्यादा आपको क्या बोल सकते हैं, नॉलेज दिया, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये सब भी चीजें ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि गाइडेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप राइट पाथ पे नहीं चल पाओगे। इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, थोड़ा समझाने टाइप से ज्यादा था, ओरिएंटेशन टाइप से था, और इसके साथ साथ हमने आपको कवर करा दिया पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी का एक दो पैराग्राफ। इसके अगले वाले सेशन में हम कवर करने वाले हैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी की जो एक पैराग्राफ है लाइन, है ना। तो चलिए भाई, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए साथ ही साथ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।